अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलबीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड न्यूज़। नाज़रीन, इस तमाम तर सिनेरियो के ऊपर अगर हम सिचुएशन में बात करें कि आर्मी एक्ट के हवाले से बातचीत हो रही है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो ऑर्डर आया, उस हवाले से कहा गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर कानून साजी हो जानी चाहिए ताकि जो आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स मौजूद जो अमेंडमेंट्स करनी है वो 6 माह के वक्त में हो सके, इसलिए 6 माह का जो है वक्त दिया गया है। इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर अब जो एक सवाल उठ रहा था वो यही था कि जो 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी अमेंडमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या वो ईजीली हो पाएगा या क्या सिलसिला होगा, तोड़ जोड़ का सिलसिला होगा, क्या इश्यूज़ इसमें आएंगे। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स का मुसव्वदा है उस पर काम किया जा रहा है और इस पर काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो कहते हैं कि पहले वज़ीर आज़म तब्दील होंगे, उसके बाद आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स होंगी। तो क्या ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला है जो कि वो कर रहे हैं इस वक्त, या फिर ये एक उनकी ठीक डिमांड है, वो कर सकते हैं। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आर्मी चीफ का एक्सटेंशन होता है तो इसमें क्या कोई इशू है एज पर दी लॉ, अगर जो लॉ में लकूनाज मौजूद थे जिस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि आप 6 माह का वक्त ले लें और इसमें कानून साजी करें, क्योंकि पिछले 70 साल में कानून साजी नहीं हुई और पिछले आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन हुई थी वो भी एक तरीके से देखा जाए तो अनलॉफुल ही थी, क्योंकि सिमिलरली उसी नोटिफिकेशन को फॉलो किया गया था जो पहले आर्मी चीफ के एक्सटेंशन में हुआ था। अब सवाल ये है कि जिस तरह जरदारी साहब, जो बिलावल जरदारी साहब है, वो ये कह रहे हैं कि पहले वज़ीर आज़म साहब का जो है इस्तीफ़ा आएगा, उसके बाद जो है आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के ऊपर जो है अमेंडमेंट के ऊपर बात होगी। तो क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही स्टांस रहेगा? जो बाकी अपोजिशन जमातें हैं इस पर क्या उनका मौक़िफ़ है, अब तक उनका क्लियर नहीं हो सका, क्या करती हैं? क्या वो भी ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला रखती हैं या फिर वो अग्री करती हैं कि आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, जो कि 70 सालों में नहीं हुई, एक नया कानून में चेंजेस आ जाएंगी? जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या किसी और जमात से सवाल किया जाता है कि आपने कानून साजी क्यों नहीं की पिछले कई सालों में, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाते। अनफॉर्चुनेटली जितने भी कानून देख लें हम, उसमें किसी में भी कानून में जो है तरमीम नहीं हो सक रही और उसका जवाब भी जो है लेजिस्लेचर्स के पास मौजूद नहीं। लेजिस्लेचर्स वही लोग हैं जो पार्लियामान में और सेनेट में बैठे हुए हैं जिनको कानून साजी करनी है, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ अनप्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म करने से फुर्सत मिले तो वो कानून साजी करें। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एक अजीब सी मूवमेंट आप देख रहे होंगे, कोई इसको लाल मूवमेंट से एड्रेस कर रहा है, कोई इसको स्टूडेंट मार्च से एड्रेस कर रहा है। इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर जो है स्टूडेंट्स हैं, एक वीडियो वायरल हुई, एक खातून थी ब्लैक जैकेट में और वो बीच जो है यूनिवर्सिटी में एक फेस्टिवल हो रहा था, नाचती हुई नज़र आई या फिर स्लोगन्स कहें आप, काफ़ी वायरल हुई इनकी वीडियो। और जिनसे अगर आप जनरली लोगों से पूछे कि क्या वजह है इसकी वीडियो की वायरल होने की, तो कोई इसको जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहा था, बस अच्छी लग रही है, इसमें क्या है, प्रोटेस्ट है, स्लोगन्स हैं, इसमें रिबेलियस स्लोगन्स है, क्या है, कोई कुछ क्लैरिटी नहीं थी। उसके बाद वो उन खातून की शनाख्त जब हुई, उनकी कड़ियाँ जुड़ने लगी पीटीएम के साथ, क्योंकि पीटीएम बुरी तरीके से जो फेल हो चुकी है। अब हो सकता है, ये कहा जा रहा है कि ये रीब्रांडेड जो है एक रीब्रांडेड वर्जन है पीटीएम का, और वो अब हमने हाल में ही देखा, अली वजीर साहब के जो बेटे हैं उनकी इश्तिआल अंगेज़ भरी तकरीर जो है वो भी आपने सुनी होगी, किस तरह वो अफवाज पाकिस्तान को ललकार रहे थे और बहुत ही हीनस किस्म के जो हैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही साथ अगर स्टूडेंट से जाने कि आप ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या मसला है, तो उनके पास यही जवाब होता है कि स्टूडेंट्स जो यूनियन है उनको डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप उनका एजेंडा पढ़ें, जो कि बेसिकली एजेंडा नहीं प्रोपेगेंडा लगता है, उसमें क्लियरली अफवाज पाकिस्तान को ललकारने की कोशिश की जा रही है। अफसोस सिर्फ इस बात का है, हमारे लोग आंखें बंद कर कर किसी भी एजेंडा को जो जाने बगैर एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब, तज्जियाकार हैं, उनसे उनकी इस पर जो है राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये तमाम तर क्या सिचुएशन है? सबसे पहले बात करेंगे, ये जो लाल मूवमेंट है और स्टूडेंट मार्च के नाम से मिक्स हो रही है, दो अलग अलग समझी जा रही हैं, फिर एक समझी जा रही है, कड़ियाँ भी पीटीएम से जुड़ रही हैं, आखिर ये क्या सिनेरियो है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया उस पर इज़हार ख्याल का। ये जो स्टूडेंट मूवमेंट के हवाले से आपने गुफ्तगू की है, जो बेसिक अंडरलाइन प्रिंसिपल है कि स्टूडेंट्स की जो यूनियंस हैं उनको बहाल किया गया या उनकी एक्टिविटीज़ पर पाबंदी हटा दी जाए। तो इस कॉन्सेप्ट में तो कोई बुराई नहीं है। मैं खुद जब 1960 की दिहाई में जब स्कूल कॉलेज में था, उस वक्त भी यूनियंस थी, लेकिन उस वक्त यूनियंस का जो एक किरदार था वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन और फैकल्टी के साथ मिल के स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को
अमल करना, कहीं घूमना फिरना, कोई सेमिनार्स, कोई इस तरह की चीज़ पोलिटिसाइज नहीं हुई थी. देयर नो पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, स्टूडेंट पार्टी, चाहे वो डीजे कॉलेज जिसमें मैं था या लॉ कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, जितने भी थे सब जगह यूनियंस थी. और मैंने भी उसमें एक इलेक्शन में हिस्सा लिया था, बट दैट वाज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ, और उसमें अभी भी होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये एक मौका मिलता है अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को ब्रश करने का, उनको आगे ले जाना. लेकिन इस पीपल्स पार्टी के आने के बाद इसमें फिर जमात इस्लामी और उस वक्त की जो उन्होंने इसको फिर पॉलिटिकल एजेंडा दिया और उनको एक अपना एक्सटेंडेड विंग समझा और वो फिर उसके एजेंडे पे चलना शुरू हुआ. तो जब से ये हुआ तो फिर जाहिर बात है उसके असरात तदरीस पे भी पड़े, पढ़ाई ख़त्म हो गई, कम हो गई, स्टूडेंट्स जो थे वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा तवज्जो देने लगे. तो ये चीज़ स्टूडेंट के लिए बेहतर नहीं थी. अभी जो आपने जिसका जिक्र किया ये अगेन ऑल ऑफ सडन का ये लोग जमा हो गए, और जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा, बहुत सही कहा कि ये एक रिवाइवल है उसी चीज़ का जो कि पीटीएम के नाम से जानी जाती है, और अब उसको इस शेप में लाया जा रहा है. पीटीएम फेल हो गई है, इसको फिर रीब्रांड करने की कोशिश दिखाई दे रही है. इसमें तो कोई शक नहीं, जो पीटीएम के करता धरता थे उनको बड़े आप मीडिया के जरिए बड़े खुले अंदाज में हाइप भी मिली, अनफॉर्चुनेटली हाइप के बाद फिर वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए. जब एक्सपोज हो गए तब मुझे ये समझ नहीं आता कि जो हमारे इंटेलिजेंसिया है, जो सिविल सोसाइटी है, जो पढ़े लिखे तबका है, और जो उनको ये चीज़ जब समझ आ जाती है, ख़ास करके चंद एक मीडिया हाउसेस जो कि इसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं, उसको हाइप क्रिएट करते हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए कि मुल्क के मफाद में नहीं है इन चीज़ों को. स्टूडेंट्स को पढ़ने दें, उनके अपने आगे फ्यूचर है उसको चलने दें. जहाँ तक कि पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना, यस अवेयरनेस आनी चाहिए. क्या पॉलिटिक्स अपनी एजुकेशन के बाद नहीं हो सकती? क्या ज़रूरी है कि स्टूडेंट यूनियंस हों और फिर वहीं से जो है पॉलिटिकल एफिलिएशंस हों और अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ हो? जो नतीजा हमारे सामने है, जब से सियासत ज़्यादा आ गई उसमें कॉलेजेस में, तब हमने इसके नतीजे देख लिए कि जो स्टूडेंट्स थे वो शॉर्टकट मार के किसी तरीके से डिग्री मिल जाए, किसी तरीके से पर्चा मिल जाए, कुछ कर जाए, और हम अपना पढ़ाई से तालीम हासिल करने का जो है उसके मेन जो ऑब्जेक्टिव है उससे दूर हो गया ना. तो आपने जो भी देखा, अभी जितने भी आपके सामने स्टूडेंट्स लीडर थे जो सामने आए, अगर उनसे बैठ के किसी, मैं तो छोटी सी मिसाल है, किसी भी आदमी जो कि इंटर साइंस करके आए या ग्रेजुएट करके आए, उनसे खाली मैं अगर पूछ रहा था कि साहब ये मुझे बताइए आपकी दरसी किताबों में इंग्लिश का नॉवल कौन सा था इंटर साइंस में जो आपने पढ़ा था, वो याद नहीं. हालांकि अभी मेरे ख्याल 10 साल 15 साल पहले उन्होंने इंटर किया, मैंने 1965 में इंटर किया. मुझे आज पूछिए कि मैं आपको नॉट ओनली किताब बता दूंगा बल्कि किताब के चैप्टर्स बता दूंगा. फार फ्रॉम द बैटिंग क्राउड बाय थॉमस हार्डी, ये किताब थी. तो बात ये कि लड़कों की तवज्जो सियासत पर ज़्यादा पड़ गई, और सियासत में फिर चूँकि पैसा आना शुरू हो गया, इन्होंने पैसे फेंके, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये एक नेगेटिव उसमें चलेगी. इसको हटा दें और स्टूडेंट्स को वैसे और बजट की बात भी करें, वो कह रहे हैं कि जो बजट है उसमें चेंजेस, जो तरमीम आ गई हैं उसमें वापस उनको बजट जो है ज़्यादा देना चाहिए, हॉस्टल्स वगैरह की फ़ीस, और ओवरऑल क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या मैंडेटरी है? देखिए उस वक्त भी जो लोग हॉस्टल में रहते थे और उनकी जो मराहत उनको वहाँ मिलती थी, उसके बारे में जो स्टूडेंट्स लीडर थे, जो यूनियन बनती थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके उनके लिए वो तमाम सहूलियत मुहैया की जाती थी बजट उसके मुताबिक. तो वो उस हद तक तो सही, उसमें कोई हर्ज नहीं कि जो वो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हैं, वो तो आप करें. लेकिन ये जो बजट बढ़ा के उनको फिर इस तरह के नारे लगवाना या स्टूडेंट्स को वो आप मोटिवेट करें जिसमें वो फौज से टकराई करें, उनके खिलाफ नारे लगाएं, ये तो कहीं अक्लमंदी नहीं है. ये दिस इज़ द पॉइंट विच मस्ट बी हाईलाइटेड. और ख़ास करके मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो मीडिया के लोग हैं, दे शुड बी मोर केयरफुल कि हम लोग उस स्टेज पर आ गए जब इन चीज़ों के हम मुतामिल नहीं हो सकते. वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि जो स्टूडेंट्स को हमने जिनका फ्यूचर है वही इसी मुल्क को लेकर आगे चलेंगे, लेकिन उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज उनको आप ब्रश करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको आगे आने दें. लेकिन सियासत से मैं इस तरीके से ना मुलविस हूँ जहाँ पर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आता है. अब आपको लगता है सर कि इस तमाम सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं सामने फ्रंट पर, जो प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, क्या उनको वाकई मालूम है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस मार्च के? ये ऑल ऑफ अ सडन इतना सडनली स्टार्ट कैसे हुआ आखिर?
बहुत अच्छा सवाल है, और मैं समझता हूँ इसका जवाब ऐसे मिल जाएगा कि जितने भी हमारे मीडिया हाउसेस के जो फील्ड में लोग हैं उन जरा जाके पूछ के, मैंने जो चंद लोगों से पूछा उन बच्चों को ये पता ही नहीं उनको पता ही नहीं कि हम किस लिए आए हैं, बस वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वो दे आर चैंटिंग स्लोगन्स और दे आर एंजॉयिंग दैट। एक तो ये धरना और ये तमाम तरह जो सिचुएशंस हैं इसको भी एक एंजॉय करने का एक बना लिया है। जैसे धरने में बहुत सारे लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने जो मौलाना साहब के भी बताया, उनको नहीं पता था, वो तो आए थे कि साहब इस्लाम खतरे में है। और जो एक और पॉइंट 1 वो कह रहे हैं कि एजुकेशन बेस्ड ऑन क्लास सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड। चले ठीक है, समझ आता है, लेकिन इसके लिए प्रोटेस्ट करना क्या समझ आता है आपको सर? ये तो ओवरऑल सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपना काम दुरुस्तगी से करना होगा। क्या सबके ऊपर इंडिविजुअली कैसे जो है प्रेशर डाला जाएगा और हर प्रोविंस में कैसे प्रेशर डाला जाएगा, इसको क्या टाइम नहीं लगेगा? इसके लिए प्रोटेस्ट करना, अपना जो बेसिक पर्पस है तालीम हासिल करना, उसको साइड पे करके ये करना। 1977 तक ये जब पीपल्स पार्टी फर्स्ट टाइम भुट्टो साहब लेकर आया, उस वक्त तक पेशावर से कराची तक एक बोर्ड था और सारे के सारा निसाब एक था जी। 1963 में मैंने मैट्रिक किया, 65 में मैंने इंटर साइंस किया, और तमाम के तमाम स्टूडेंट जो थे वो एक ही पैमाने पे उनको जांचा जाता था और एक ही सिलेबस था। ये जब से आपने बोर्ड अलग किए, सिलेबस अलग किए, फिर वो क्लास चीज़ आ गई, ये तो जानबूझ के एक सबोटाज किया गया। सर यहाँ पे हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुसरत न्याजी ने कॉल पे हमें ज्वाइन किया और हमें भाषानी शाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मुसरत न्याजी, आपसे आगाज़ करूँगी, आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं कि ये जो तमाम तर स्टूडेंट मार्च के नाम से और लाल मूवमेंट के नाम से जो आप देख रहे हैं इस वक्त एक सिचुएशन, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? अलवीना, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, प्लीज़। अच्छा ठीक है मुसरत, इस वक्त आप देख रही होंगी कि स्टूडेंट मार्च के नाम से और लाल मूवमेंट के नाम से कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपको पता है अलवीना, ये तकरीबन 80 की दहाई से जो है ना स्टूडेंट पे पाबंदी थी, और मैं समझती हूँ कि देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुसूसन सिंध के अंदर तो ये चीज़ तहिया कर लिया गया है कि स्टूडेंट को बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उनकी यूनियन पे पाबंदी ख़त्म करनी चाहिए। और क्योंकि देखें स्टूडेंट जो है ना वो ग्रास रूट से ही आता है और वो एक सही मायनों में पॉलिटिशियन बनता है, या अपनी ना सिर्फ पॉलिटिशियन बनता है बल्कि अपनी इजहार राय के जरिए अपनी बात को मनवा सकता है जो पॉजिटिव हो। तो उनके लिए अगर वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट तो उनका राइट है, और मैं नहीं समझती कि उन्हें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए उन्हें प्रोटेस्ट। देखिए प्रोटेस्ट अगर वो अपना जो मेन काम है तालीम छोड़ के प्रोटेस्ट करे, एक तो ऑल ऑफ अ सडन कैसे ही प्रोटेस्ट हो गया, ना कोई पहले कोई और ऑब्जेक्टिव सामने आए, ना कोई इशू रेज हुआ, अचानक से हम देख रहे हैं कि एक वो जैकेट वाली खातून जो पंजाब यूनिवर्सिटी में नारेबाजी कर रही थी और ऑलमोस्ट नाच ही रही थी, वो वीडियो उनकी वायरल हुई। उसके बाद फिर जो है उनके स्लोगन्स जो है हमने देखे कि पीटीएम के साथ उनकी बड़ी सपोर्ट और उनकी बड़ी हमदर्दी जाहिर हुई। फिर लाल मूवमेंट और स्टूडेंट मार्च सब एक साथ शामिल हो गया। स्टूडेंट्स को खुद ही नहीं मालूम कि वो आखिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक स्टूडेंट यूनियन का मुतालबा है उनका, एक इसके अलावा बजट के हवाले से मुतालबा है, और बाकी जो उनके 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको खुद मालूम ही नहीं है कि वो क्या है। क्या आप लोगों ने जानने की कोशिश की है कि ये स्टूडेंट्स जो है अफवाज पाकिस्तान को कहाँ से ललकार रहे हैं? और ये अगर आपके सिंध के सूबे में अगर ये हो रहा है, ये तो ओवरऑल पाकिस्तान में ही हो रहा है, लेकिन सिंध के सूबे में हो रहा है, तो आखिर कौन सी कड़ियाँ इनके साथ जुड़ रही हैं? क्या आपने जानने की कोशिश की? ये ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में अगर ये लोग कर रहे हैं, और ये चीज़ मैं नहीं समझती हूँ कि ये फौज हमारी है, आपकी है, पूरे पाकिस्तान की है, उनके खिलाफ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं। हम सुकून से सोते हैं और वो हमारी ड्यूटीज दे रहे होते हैं। बिल्कुल भी किसी स्टूडेंट को, क्या मैं कहती हूँ, किसी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि किसी भी इदारे पर किसी किस्म का एलिगेशन लगाए या उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करना जायज अगर है, ठीक है। तो यहीं से मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन भाषानी शाह साहब को भी जो है कनेक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाषानी शाह साहब। वालेकुम सलाम अलवीना।
शाह साहब, क्या कहेंगे स्टूडेंट मूवमेंट के हवाले से? ये जो एक ऑल ऑफ अ सडन एक मूवमेंट आ गई और स्टूडेंट्स को खुद ही मालूम नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करें तो वो सिर्फ एक ही बात बताते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो इश्तियाल अंगेज़ तकारीर देखी है हमने और जो उसमें वियर्ड किस्म के जो स्टांस सामने आ रहे हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने इस टेन्योर में इस तमाम तर जो अनासर हैं इनसे काफ़ी लड़ने की कोशिश की और पूरी अफवाज पाकिस्तान ऑब्वियसली उनकी कमांड में बहुत अच्छे से काम कर रही है? क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि चाहा जा रहा है कि उनकी एक्सटेंशन को मजीद बढ़ाया जाए? अलवीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलवीना, मैं सिर्फ ये बात जरूर बताऊंगा कि देखें, पॉलिटिक्स हर जगह होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, लेकिन कोई कानून के दायरे के अंदर रह के किया जाता है। अब ये नहीं है कि इस टाइम हमारे पाकिस्तान के बॉर्डरों को देखें, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देखें और पॉलिटिक्स कौन सा कि आप पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ अगर करें, आप चलो कोई सियासी कुव्वत के खिलाफ कर रहे हैं तो एक समझ में आ रहा है आप पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जो बॉर्डरों पे अपने जानों के नजराने पेश करती है। और जो है ना, हमें जैसे मेरी बहन ने ये बात की कि रात को हम सुकून से सो रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा जो है ना इन चीजों में ख्याल करना चाहिए कि आज अगर हम सुकून से बैठे हुए तो यही आर्मी, यही अपनी अफवाज, यही अपने इदारों की जदोजहद और इनकी शासन की जो है ना वजह से आज जो है ना अपने घरों में हम सुकून से बैठे हुए हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इदारों के खिलाफ नाराबाजी नहीं होना चाहिए, इदारों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। क्या हुकूमत ने जानने की कोशिश की है भाषानी साहब? क्या हुकूमत जानने की कोशिश कर रही है ये अनासर आखिर कैसे पहले एक शक्ल इख्तियार करते हैं, फिर दूसरी शक्ल, फिर तीसरी शक्ल, बार बार किसी न किसी फॉर्म में दोबारा खुद को मजबूत कर लेते हैं? ये क्या है ये सिचुएशन? देखिए अलविदा, मुझे एक चीज की ये कत्तन मुझे कभी समझ नहीं आ रही कि जब भी कोई सियासी मुखालफिन होते हैं, सियासी मुखालफिन, वो हमेशा जब उनको अपनी सियासत डूबती हुई नजर आती है या उनको अपना आप डूबता हुआ नजर आता है तो वो फिर इस तरीके से ये रास्ता इख्तियार करता है। ये हमारे नौजवान, ये हमारे सरमाया है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं, यही कल जो है ना यही बच्चे पढ़ लिख के जो है ना कोई आर्मी में ऑफिसर बने होते हैं। ये सियासत का हमारा हिस्सा है, हमारे पाकिस्तान की जीनत है। लेकिन इनको वो नाहल, वो ऐसे लोग जो अपनी सियासत में शिकस्त जब खा जाते हैं तो इन बच्चों को इस रास्ते में इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे भाषानी साहब वक्फा लेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद गुफ्तगू सिलसिला जारी रखते हैं। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे इस सिचुएशन के ऊपर कि स्टूडेंट मार्च और लाल मूवमेंट के नाम से जो ये मूवमेंट पाकिस्तान में रीब्रांड हो रही है, जो कि पीटीएम बुरी तरह से फेल हो गई, पीटीएम के बाद आज़ादी मार्च भी फेल हो गया। अब स्टूडेंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि नासमझ होते हैं, जहन कच्चे होते हैं, आप कुछ भी उनके जहनों में डालें आसानी से वो जो है आप उनको वर्गला सकते हैं। तो ये जो वार किया है दुश्मन ने, हमारे नापाक दुश्मन ने और मकार दुश्मन ने, ये बहुत ही कोई बुरा एक वार किया उन्होंने। इस पर हम बात कर रहे थे। भाषानी शाह साहब, आप कह रहे हैं कि ये तमाम तर सिचुएशंस जो हैं ये कंडेमेबल है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या चेक एंड बैलेंस रखेगी? क्या डिफेंस मिनिस्ट्री के जो है ओवरऑल सुपरविजन कुछ होंगे इशूज़, या फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री इसको टेकअप करेगी? ये आखिर कौन देखेगा इसको और कैसे इसको सीरियसली लिया जाएगा? आपकी आवाज कट रही थी, मुझे ये आखिरी आपका पॉइंट समझ नहीं आया। भाषानी साहब, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो सिचुएशंस हैं, जो इस तरह एंटी स्टेट मूवमेंट्स आ जाती हैं पाकिस्तान में, आखिर इसको हुकूमत कैसे चेक एंड बैलेंस करेगी कि ये कहाँ से आ रहे हैं तमाम तर सिचुएशंस, कैसे मुल्क में उभर रही है, कौन कर रहा है, ये कौन आखिर इंटरनल इसके जो है सोर्सेज कहाँ से मैच हो रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ, आखिर ये जानने की कोशिश क्या हुकूमत करेगी? देखिए अलविदा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है बिल्कुल इस पे फोकस है उनका, और असल में माजी में जो गवर्नमेंट ने जो भी गवर्नमेंट माजी में रही, वो ये चीजें हमारे पाकिस्तान में बहुत होती गई, जिसको हमेशा उन्होंने जो इसको कभी भी अहमियत नहीं दी गई। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ ये बैरूनी मुल्क की साजिश है,
और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि इस पे जो पाकिस्तान की इदारों के खिलाफ बोला जाएगा, जो अफवाज के खिलाफ बोला जाएगा, तो इसको कभी भी हमारी गवर्नमेंट किसी कतन किसी बुनियाद पे भी इससे जो है ना कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। मुसरत, आप लोग तो कह रहे थे कि जरदारी साहब जो है वो कोई दरख्वास्त दायर नहीं कराएंगे और वो जेल में हैं और वो अपनी जो है वो ओवरऑल जो पनिशमेंट है उनकी वो काट रहे हैं और वो इसके खिलाफ है, कोई प्ली बार्गेन नहीं होगा, कोई एनआरओ नहीं होगा और किसी किस्म की जो है कोई हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भी जो है जरदारी साहब को निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। स्टांस क्या तब्दील होता दिखाई दे रहा है? अलविना मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बाशानी शाह साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, लेकिन मुसरत न्याजी से मेरा सवाल है। मुसरत न्याजी, आपको आवाज आ रही है? मुसरत, चले भाषानी साहब, कॉल आई गेस कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, आप बता दीजिए क्या स्टांस आपको तब्दील होता दिखाई दे रहा है? भाषानी शाह साहब, आपको आवाज आ रही है? जी अलवीना जी, अच्छा मुसरत, चलें आप बता दीजिए। मेरा सवाल था आपसे कि इस सिचुएशन में जो कि एक अभी रिसेंटली देखी जा रही है जहाँ पे जरदारी साहब का जो है कहा जा रहा है कि उनके लिए जो उनकी दरख्वास्त है वो दायर होगी और सिचुएशन जो है पहले से मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले आप लोग कह रहे थे कि किसी किस्म की दरख्वास्त दायर नहीं होगी, वो बाहर नहीं जाएंगे। क्या कहेंगी इस पर आप? पहले भी हमने यही कहा है, अब भी हम यही कह रहे थे कि बिल्कुल ना तो जरदारी साहब ने बाहर जाने के लिए कहा, ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा, क्योंकि हम समझते हैं कि उनका इलाज बेहतरीन अंदाज से पाकिस्तान में बिल्कुल हो सकता है। लेकिन चूंकि आप क्या और मेडिकल के मुताबिक के हिसाब से डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स ने खुद ही तबसरे के लिए बुलवाया फैमिली को कि उनका ऑपरेट हो सकता है हार्ट का, लेकिन वो अब भी नहीं मान रहे थे इसके लिए। लेकिन जब कल आसफा भुट्टो जरदारी साहब गई हैं तो उन्होंने अपने वाले साहब को मनवाया। देखिए ये बात की है कि कोई भी बात होता है तो बच्चों में से किसी न किसी की बात जरूर मानता है, और ये उन्होंने नहीं कहा कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने जमानत के लिए दरख्वास्त दी है, देंगे इंशाल्लाह। सुबह जानने की कोशिश कर रही हूँ, पहले आप लोग कह रहे थे कि किसी किस्म की जमानत के लिए भी वो कोशिश नहीं कर रहे और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, अब आप कह रही हैं कि मनवा लिया उनको, उनकी बच्ची ने, उनकी साहिबजादी ने। आपकी आवाज नहीं, आपने क्या क्वेश्चन किया प्लीज? मुसरत, मैं ये कह रही हूँ आपसे कि जैसे कि आप लोग पहले क्लियरली कह रहे थे कि कोई जमानत के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं है जरदारी साहब, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जो स्टांस है वो तब्दील होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल कोई भी जमानत के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन आप मुझे बताएं, सेहत से बढ़कर तो कोई चीज भी नहीं। और ये हम नहीं कह रहे कि जो मौजूदा सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इनकी अपनी जो डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने ही कहा है कि उनकी हालत बहुत ज्यादा, बल्कि इनके अपने मिनिस्टर कह चुके हैं कि डील कर चुके हैं। मुसरत, आप लोग भी डील कर चुके हैं? ना डील पे अगर इन चीजों पे होते तो हम उन्हें ललकार के ये ना बता रहे होते कि ये सिलेक्टेड है, ये नालायक हमारा वजीर आजम है। क्योंकि हमारे देखिए अलवीना, मेरे चेयरमैन की तो आप फर्स्ट स्पीच उठा के देख लीजिए, चाहे जरदारी साहब की थी, चाहे बिलावल साहब की थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर बेहतरी की जानिब पीटीआई काम करेगी तो हम बिल्कुल उनका साथ देंगे। मुझे बताएं कि इस दौरान में पीटीआई ने कौन सा ऐसा अच्छा पैकेज आवाम के लिए ले आए? मैं आपसे यहीं से कनेक्ट करूंगी मुसरत। अदीब सफ़ी साहब, स्टांस तब्दील होता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पहले वो कह रहे थे किसी किस्म की जो है वो बेल में भी इंटरेस्टेड नहीं है, अब कह रहे हैं कि उनकी जो बेटी है उन्होंने उनको मनवा लिया। तो क्या है, मनवा लिया है, मान तो लिया है ना आखिर? देखिए ये बड़ा सेंसिटिव इशू है मेरी नज़र में। बहैसियत तज्ज़िया नगार एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है तो कानून की निगाह में सब एक बराबर है। तो अगर इनकी तबीयत ऐसे ख़राब हो रही है तो लेट्स नॉट उसको कोई एंगल ना दिया जाए, उनको देखा जाए, मेडिकल चेकअप किया जाए, और अगर उनकी तबीयत ऐसी ख़राब है जो उनको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है तो अगर एक जा सकता है तो दूसरा भी जाए। चाहे इसके पीछे और कोई अनासर नहीं होना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के
स्पेसिस पे पहले भी गया था और अभी भी हुई एक के लिए अगर अप्लाई किया। लेकिन जो प्रेडिक्शंस हो रही थी फिर तो वो दुरुस्त दिखाई दे रही है ना। देखिए अब ये तो हम लोग कंजेक्चुअल बात करेंगे पीछे क्या हुआ, अनलेस वी आर श्योर कि पीछे इनकी जो गुफ्तगू हुई है या जो अरेंजमेंट हुआ है वो क्या है, वी विल नॉट बी एबल टू से कि कोई डील है या नहीं है। बट बहरहाल एट द मोमेंट जो फेस पर मालूम हुआ है वो ये कि तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब है। ये भी जाएंगे, जरदारी साहब भी चले जाएंगे जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई अभी हम कह सकते हैं कि चले जाएंगे, उनको मौका मिलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि उनके अपना जो फिजिशियन है जो यहाँ पर मौजूद है कराची में, वो जाके देखे, सारा कुछ देखने के बाद अगर एज ए पेशेंट ही डिजर्व्स ऑल काइंड ऑफ अटेंशन एंड सिंपैथी, तो उस हद तक तो बात सही है, मुझे तो उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। ठीक है। और जो मौलाना साहब अभी भी इस किस्म के स्लोगन्स दे रहे हैं कि कुछ ही वक्त रह गया है वज़ीर आज़म साहब का, तो क्या वो प्रोटेक्शन भी दुरुस्त होगी? देखिए मौलाना साहब का जहाँ ताल्लुक है, मैं तो मौलाना कहते नहीं हूँ कि मौलाना कहना शिर्क है, मौलाना तो अल्लाह ताला है। ये तो मौलवी हज़रात हैं जिनको ये तो कुरान में आया हुआ अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ये अल्लाह ताला ने मौलाना का लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर इस्तेमाल करना ये शिर्क है, ये नहीं करना चाहिए। इन लोगों को पता होना चाहिए कि मौलवी या मुफ्ती या वो कुछ कह दें, मौलाना तो मैं नहीं कहता उनको। तो ये मौलवी साहब जो हैं जिन्होंने इनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है जो हमने देखा पहले, उसके हिसाब से तो इन बहुत ही गैर एतबारी चीज़ है ये। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि मैं हुकूमत में रहूँ और मेरे इर्द गिर्द लोग घूमते रहे और मैं जो कहूँ करता रहे। सफ़ी साहब, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो ये तो आपको याद होगा, नॉर्वे का ये इंसिडेंट इतना बुरा, इतना ब्रूटल इंसिडेंट हुआ, पूरी मुस्लिम उम्मा को उससे तकलीफ हुई, सब हिल गए। लेकिन ये जो सो कॉल्ड मौलवी साहब जो हैं, ये इन्होंने एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। इस तरह के कितने एग्जाम्पल्स हैं। इससे पहले इंडिया में जो चीज़ें होती रही उसके खिलाफ कोई इनका स्टेटमेंट आया, जब चेयरमैन कश्मीर कमेटी तब कोई इनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट आया। ही नेवर डज दैट, ही इज़ सेल्फ सेंटर्ड अपनी सियासत। और मैं तो उसको कहता हूँ कि इनकी आखिरत का अपना ख्याल नहीं करते कि मैं जिस तरीके से उनका बिहेवियर है वो तो बहुत कंडेमेबल, एब्सोल्युटली ठीक है, चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। अदीब सफ़ी साहब, यहाँ पे भाषानी शाह साहब से भी जानेंगे कि आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट्स की बात हो रही है उस पर कैसे काम होगा आखिर? क्या आपको लगता है कि भाषानी शाह साहब जो आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स होने जाएंगी वो आपके लिए आसान होंगी और 6 महीने के अंदर अंदर आप लोग कर लेंगे? अलमीना, मैं फिर सबसे पहले इस सवाल पे भी आपके आता हूँ माजरत के साथ। पहले मेरी बहन ने जो नाइलेक और सिलेक्टेड वजीर आजम के ऊपर बात की, मैं थोड़ा सा इसको अपनी बहन को जवाब दे दूं, फिर मैं आपके सवाल में आता हूँ। असल में जो जरदारी साहब की जमानत की बात चल रही थी, मैं इनको ये बोलूँ कि सिलेक्टेड जो नाम इन्होंने यूज किया, ये बात इनकी हकीकत है कि उसको अल्लाह पाक ने सिलेक्ट किया हुआ है, तो इन पे काबूज हो गया है। जो इस मुल्क के अंदर हमेशा जिसकी हुक्मरान की हुकूमत के अंदर करप्शन अगर उन्होंने की तो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया, और जब हॉस्पिटल गए तो उनकी बीमारियां शुरू हो जाती है। मेरी जरदारी साहब के लिए दुआ गो में कि अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, उसको अल्लाह हयाती दे। लेकिन आई ये कि ये 22 करोड़ जो आवाम का जो लूटा हुआ माल है, इसके लिए इंशाअल्लाह मैं जहां तक समझता हूं कि अदलिया आजाद है, अदारे आजाद हैं। जो अदलिया का फैसला होगा वो इंशाअल्लाह गवर्नमेंट को भी कबूल होगा और इस 22 करोड़ आवाम को भी कबूल होगा। लेकिन हमेशा इस मुल्क के साथ ज्यादती हुई है। जी लेकिन ये आर्मी एक्ट का जो सवाल मैं आपके लिए मैंने लाई थी आपके लिए, बेसिकली क्या आपको लगता है जो अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो इजीली हो जाएंगी? क्या जो अपोजिशन जमातें हैं वो आपका इसमें साथ देंगी? क्योंकि बिलावल जरदारी साहब तो ब्लैकमेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए अलवीना, असल में मैं आपको बताऊं कि बिलावल जरदारी साहब जो है ना, वो अभी सियासत में मैं समझता हूं कि मैच्योर नहीं है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर और पाकिस्तान की जो बेहतरी बहबूद के लिए जो काम होगा वो इंशाअल्लाह टाइम आएगा, वो भी आप लोग के सामने आ जाएगा। इंशाअल्लाह 6 महीने हैं, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि 6 महीने के टाइम इंशाअल्लाह, बहुत जल्द 6 महीने से पहले इंशाअल्लाह ये कानून आप बनते हुए देखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। यहाँ पे मुसरत आपसे भी स्टांस जानना चाहूंगी। मुसरत, आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें क्या ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है हुकूमत को? जो कहा जा रहा है कि पहले वजीर आजम साहब का इस्तीफा होना चाहिए, फिर उसके बाद आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स, इस पर क्या कहेंगी आप?
देखिए मेरा भाई बड़ा खूबसूरत अंदाज में मुझे समझा रहा था कि पीपल्स पार्टी क्या करती है। नालायक तो हम इसलिए कहते हैं कि 3 महीने के अंदर एक बेहतर तरीके से नोटिफिकेशन तो ये निकाल नहीं सके। मुल्क कियानी क्या साहब का चलाएंगे ये? नोटिफिकेशन किसने चलें, निकाला जो भी था? है whatever, मगर वजीर आजम ने किसी भी चीज को देखे कभी संजीदा लिया ही नहीं है। मुसर्रत जब संजीदा कियानी नहीं साहब का एक्सटेंशन किसने निकाला था और वो ही नोटिफिकेशन कॉपी हुआ है। इस नाअहल हुकूमत ने वो ही नोटिफिकेशन कॉपी किया है। कार आपने देखा, इससे पहले क्या करूं, उसका तरीकाकार आपने देखा। वो चीज चाहते हैं वज़ीर आज़म साहब कि हर काम मैं ही करूं, बाकी तो कोई किसी के पास अथेंटिक है ही नहीं है कानून के कोई कर सके ना। क्योंकि देखिए वज़ीर आज़म साहब ने कभी किसी चीज को संजीदा लिया ही नहीं। कभी वो चाहते ही नहीं है कि उनके अपोजिशन के जो लीडरान है या अपोजिशन के लोग हैं उनको किसी चीज के अंदर भी वो एतमाद से लें और उनको बिठा कर किसी भी एक जगह बैठकर तरीकाकार से उसको लेकर चला जाए। उनका ये तरीकाकार ही नहीं है और हम समझते हैं कि बिल्कुल उस के अंदर अमेंडमेंट अगर होती है तो तमाम अपोजिशन के लोग मिलकर उसमें जो इत्तफाक राय से करें होनी चाहिए। लेकिन ये वजीर आजम, ये सिलेक्टेड नालायक किस्म का वजीर आजम हमें नहीं चाहिए कि जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है, जिसने 22 करोड़ अवाम का बेड़ा गर्क किया है, तो हम नहीं चाहते। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट्स के हवाले से। सर, व्हाट डू यू वांट टू ऐड टुवर्ड्स दैट कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि आर्मी एक्ट में जो तरमीम है वो सिर्फ और सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी जब आपके साथ अग्री करेगी पार्लियामेंट में तो फिर ही आप कानून साजी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रवैया जो है, क्योंकि एक बहुत बड़ा लूप होल है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। अब बिलावल जरदारी साहब ने भी ये कह दिया है कि पहले PM का जो है हमें इस्तीफ़ा चाहिए, उसके बाद फिर हम अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। तो इज इट अ सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग और इज इट अ सॉर्ट ऑफ नो यू कैन से? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इसमें भी कई वर्जन आपके सामने आ रहे हैं। पहली बात तो ये मैं कोट करूंगा एतराज हसन को, जो कि बहुत नामी ग्रामी लॉयर हैं आपके। उन्होंने पहले भी सही बात की, पहले भी बड़ी सही बात की जब ये प्रोसीडिंग्स वहाँ से मैं शुरू करूंगा कि जो एक्ट और जो रूल अब तक 70 साल में मौजूद था उसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है इन माय ओपिनियन। क्योंकि ये 6 अपॉइंटमेंट ऐसी हैं जिस पर जानबूझकर कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था उन्होंने भी इसमें टेन्योर नहीं लिखा था। चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ, ये 6 और गवर्नर, इनका कोई टेन्योर जानबूझ के इतने जाहिल नहीं थे जिन्होंने बनाया था। एतराज हसन साहब उस में मौजूद थे असेंबली में जब ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, रुए रवा थे। तो उन्होंने आर्टिकल 243 को भी कोट किया था तमाम तर प्रोसीडिंग्स में। उन्होंने ये भी कहा था कि हेड ऑफ द स्टेट हैज ऑल द रिस्पांसिबिलिटी टू अपॉइंट द आर्मी चीफ, टू रीअपॉइंट एंड फर्दर टू गो ऑनवर्ड्स फॉर द एक्सटेंशन। पहली बात तो ये कि उसमें इसमें कोई चीज़ नहीं। और जो कमेंट्स थे एतराज हसन साहब के, मैं अगर उसको रिपीट करूंगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगा। उन्होंने तो कहा वो जो चीज़ कही और कहने के बाद आई एम वेटिंग कि मुझे बुलाया जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो उन्होंने सेड, मैं तो रिपीट भी नहीं करूंगा यहाँ पर। तो बात पहले बड़ी क्लियर होगी कि वो एक एग्जेक्टिव डोमेन थी जिसमें लॉ का जाने की कोई जरूरत नहीं थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इन केस देयर वाज अ मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जो भी मिस्टेक हम मान लेते हैं जिसको उन्होंने नोट किया, एज अ स्टेट इंस्टीट्यूशन आप एक उसके सरबराह हैं, आप अपोजिशन में नहीं है, आप हुकूमत के खिलाफ नहीं है, आप हुकूमत का हिस्सा हैं। आपको चाहिए था अटॉर्नी जनरल को बुलाइए अपने चेंबर में, उनको दिखाई भाई ये तुमने क्या किया है। सर, लेकिन जो जस्टिफिकेशन आई थी वो अटॉर्नी जनरल और जो फरूक नसीम साबन की यही आई थी कि दे जस्ट कॉपी पेस्ट द सेम नोटिफिकेशन व्हिच पहले वो बाद में पहले ये समझ लीजिए कि देयर वाज नो रिक्वायरमेंट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ फस। दैट्स व्हाट आई सेड सर, उसको बुला विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दिस इज व्हाट आई सेड। इसको उनको बुला के बताते कि दिस इज रॉन्ग, इसको ऐसे करो जाके। जिसने एप्लीकेशन दायर की थी उसने विड्रॉ भी कर ली थी, उस पर आपने सुमो मोटो लिया, दिन बाद में आपको रियलाइज हो कि सुमो मोटो नहीं हो सकता, तो उसको बुलाओ जिसने दरखास्त दी थी, ही वाज नॉट ओवर देयर। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। नाउ सेकंड का अबाउट द अमेंडमेंट अगेन
सर जिसने दरख्वास्त दायर की थी उसने ये भी क्लियर किया कि आई जस्ट वांट टू नो अंडर विच लॉ जो है ये हुआ है। उस शख्स के ऊपर 2-3 पेनल्टीज ऑलरेडी लग भी चुकी हैं, लेकिन उस शख्स ने जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब के जो केस है उस हवाले से भी कहा है कि ये केस लॉफुल है ही नहीं, तो क्या उसको भी सीरियस लेना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। तो ये समझने की चीज़ है कि पहली बात तो ये उसको वहाँ समझ, अब आपने जब उसको बना दिया, नाउ देयर इज़ नो नीड वन जो एक्चुअल वर्जन मैंने पूछा बहुत सारे लॉयर से, बहुत बड़े जो यहाँ के पुराने चीफ जस्टिस हैं उनसे बात हुई है, there is no need for any 2/3 amendment to the constitution. 243 remains. खाली आर्मी एक्ट में तरमीम कर सकते हैं इनकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए, जिसमें एक टेन्योर फिक्स कर दें। उन्होंने अब कहा कि तनख्वाह भी तक लिखो और मराद भी लिखो और ये भी लिखो, ये सब चीज़ें इररेलेवेंट हैं। ये जिन्होंने जो 70 साल में नहीं लिखी गई थी, देयर वाज रीजन टू इट, इट वाज नॉट दैट कि कोई गलती हो गई थी। वो डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर हैड दी। अभी भी जो प्रोसीजर है, आप इस वक्त की लीगल टीम को कमजोर देख रहे हैं? देखिए मैं एक और एग्जांपल, या फरूक नसीम साहब की मिस्टेक्स है इसमें, उन्होंने सुपरवाइज ठीक नहीं किया। देखिए जो पहली दफा जो गया तो उसमें मिस्टेक क्या थी, जो प्रोसीजर है जो मैं जानता हूँ कि जब नेवल चीफ थे फसी बुखारी, प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनको सैक करने के बाद आई कि इनको सैक करना, तो इनको चॉइस दी कि आपको सैक कर दिया जाए, आप रिजाइन करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं रिजाइन करता हूँ। तो क्या हुआ, मेरा कोर्स में था जो एडिशनल सेक्रेटरी 3 वहाँ बैठे हुए थे डिफेंस में, उनका यार तुम बैठो अभी समरी बनी। ही मेड द समरी, 3 बजे की बात है, समरी बनाई गई, जो नए चीफ थे उनका अपॉइंटमेंट हुआ, दोनों समरी साथ गई, नवाज शरीफ ने साइन किया, प्रेसिडेंट साहब थे तारड़ साहब उनके पास गए, साइन किया, वापस आया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इशू करती है लेटर। गलती क्या थी, ये कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी ने इशू कर दिया, विच वॉज रॉन्ग। समराइज कर दें कि आपको क्या लगता है, क्या ये इस सिचुएशन का कोई रिजल्ट बेहतर निकल आएगा जल्दी? मेरा ख्याल है बेटर सेंस शुड प्रिवेल, देयर इज नो रिक्वायरमेंट एज सच एज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप आर्मी एक्ट में तरमीम कर सकते, सिंपल मेजॉरिटी से उसको आप चेंज कर दें, और उसमें उसके तहत दैट इज टू बी रेड इन कंजंक्शन विद आर्टिकल 243, और उसमें ये सारी चीजें डाल दें। सो दिस बेसिकली टेल्स अस कि जो लीगल टीम है वो अपना होमवर्क ठीक दुरुस्त नहीं कर रही, कंफ्यूज किया जा रहा है उनको। लीगल टीम ने तो अभी इस पर लेके बैठे हुए, बिकॉज एक ऑर्डर आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का उसको करने के लिए, बट वंस दे गो थ्रू दिस 6 months दे विल फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट कि आर्मी एक्ट में आप तरमीम करें with simple majority। ये पहले भी कहा जा रहा था सर। कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुसरत न्याजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थी, भाषानी शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब प्रोसीडिंग्स हो रही थी इस केस के हवाले से, तब यही कहा जा रहा था कि सिंपली आर्मी एक्ट में अगर चेंजेस कर दें तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको 2/3 मेजॉरिटी की कि ओवरऑल आप जाएँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करें। सिर्फ और सिर्फ आर्मी एक्ट में ही जो है जो चेंजेस है, अमेंडमेंट्स है, वो इसमें हो सकती है। साथ ही साथ 243 जो है होल सोल वो क्लियर करता है कि ओवरऑल हेड ऑफ द स्टेट हैज़ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपॉइंट एंड रीअपॉइंट समवन। ये बहुत क्लियर हो जाती है, और कुछ लीगल टीम के होमवर्क शायद दुरुस्त नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन का शिकार है। इसके ऊपर दोबारा से जो है नज़रसानी की ज़रूरत है, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का अब ऑर्डर आ चुका है उस हवाले से मज़ीद और काम किया जा सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।